Hello and welcome to Bio online classes. Today in this class we are going to study about sustainable management of natural resources. So this is a video of sustainable management of natural resources for class 10th. Okay, so let's get started. Students, we all know that our environment is how much it's important for us, because it is the environment from which we get lots of things for our daily activities, for our living. So in order to protect that environment, it's our prime duty. So it's not new for us that we have harmony with nature. It's a cultural part and it's a common tradition of India that we used to live in harmony with our nature. Look, आप सबको मालूम होगा कि आज पहले के लोग बहुत ज़्यादा नेचर को प्रोटेक्ट करते थे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन्स बना के रखे थे, सो दैट कि रिलीजन के डर से ही एटलीस्ट लोग नेचर को प्रिवेंट करें. बहुत सारे ऐसे पेड़ों को रिलीजियस मान्यता दी गई सो दैट कि वो जो कि बेनिफिशियल हैं इन्वायरमेंट के लिए, उनको कोई काटे ना, बेमतलब का उनको कोई उखाड़े ना. तो इस तरीके के बहुत सारे चीज़ें पहले से ही इंडिया में हैं और इंडिया में लोग बहुत पहले से ही सामंजस्य बना के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते आए हैं. ये इंडिया के कल्चर का एक बहुत ही अभिन्न पार्ट रहा है. बट देन ऑल्सो एज everyone is developing, it's a global development, each and every country wants to go ahead of each other. So in this development we often hear that there are various environment problems that we are now facing in current days. So उस development की वजह से जो environment problems अब देखने को मिल रही हैं, now it's become quite serious to think over it. एंड अब हमें अपने लाइफस्टाइल जो अब तक हम जीते आए हैं, वो डेवलपमेंट का जो लाइफस्टाइल है, उसको अब हमको इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो उसी तरीके से आगे बढ़ती रहे, ग्रो करती रहे, एज वेल एज हमारा जो इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम है, जो हमारे इन्वायरमेंट में दिक्कतें आ रही हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है वो ख़त्म होती चली जाएं. तो इसी वजह से कहा गया है कि अब हमें सस्टेनेबल तरीके से, वाइज तरीके से हमारे रिसोर्सेज का, हमारे इन्वायरमेंट का मैनेजमेंट करना होगा. सो जब ये बात सामने आई कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो है उन लोगों ने सोचा कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि ये एक इंसान के बस की बात नहीं है कि एक इंसान अगर उस चीज़ को अवॉइड करे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ये गेट टुगेदर वाली बात है. सारे लोग एक साथ आएँ और एक साथ मिल के जब इस प्रॉब्लम के लिए लड़ेंगे, इस प्रॉब्लम के लिए काम करेंगे, तो ही जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. सो ये सबको ये एक बात ये भी मालूम है कि चाहे कहीं का भी देश हो, लोग बिना किसी नियम कानून के नहीं चल सकते हैं, बिना डर के कोई काम नहीं हो सकता है. सो देयरफॉर बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज बने, बहुत सारे रेगुलेशंस बने, हमारे खुद के कंट्री में बहुत सारे नेशनल लॉज बने और बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट्स बने, जिसके लिए गवर्नमेंट ने ये काम किया. किसके लिए? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. बहुत सारे ये सब लॉज जो हैं, ये जो एक्ट्स बने, वो सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान वो इन इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचा पाए, और अगर ऐसा पहुंचाता है तो इसके लिए बहुत सारे पनिशमेंट्स जो है ये तय किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा. सो एक डर बैठाया गया कि नहीं, हमें इस तरीके का काम नहीं करना है, अगर करेंगे तो हमें ये इस तरीके के पनिशमेंट देखने को मिलेगी. सो ये जो लॉज बने, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने. और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, साथ ही साथ हमारे देश के जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन लोगों ने भी जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की तरफ काम किया, एज वेल एज लोगों को अवेयर करने का भी काम किया. नाउ लुक, अवेयरनेस पहुंचाना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, और आज इस अवेयरनेस ना होने की वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो जूझ रहा है, स्पेशली इंडिया,
इंडिया में इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही कम अवेयरनेस है, बहुत ही कम अवेयरनेस है। यहाँ पे लोग पानी का और एयर क्वालिटी का, साथ ही साथ ट्रीज़ का, इन सब का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं समझते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। और अगर किसी से आप कहेंगे भी कि आप जो है इन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो वो आपको 2-4 बात सुना भी देंगे। सो जो लोग चाहते भी हैं कि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, वो भी इससे कि बेफजूल की बातें बढ़ जाएंगी सोसाइटी में, तो वो इन बातों को किसी को कहना नहीं चाहते हैं। सो ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बात जब धीरे धीरे जब अवेयरनेस हुई गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे देश की जो सरकार है वो धीरे से बहुत जल्दी से अवेयर भी नहीं होती है। जब उसको धीरे धीरे अवेयरनेस समझ में आती है, अवेयरनेस दिखती है उसको, तो कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, जिनमें कि एक एक्शन लिया गया था गंगा एक्शन प्लान का। तो ये बहुत ही मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था, जिसमें गवर्नमेंट ने मल्टी ऑफ करोड़्स ऑफ पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट में। 1985 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि गंगा का जो पानी था वो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस क्वालिटी को सही करने के लिए ये एक्शन प्लान बनाया गया था, सो दैट कि गंगा का पानी जो है वो साफ़ हो जाए। तो एक चीज़ जो आपकी जानकारी के लिए वो ये है कि एक्चुअली पता कैसे चला कि गंगा का वाटर जो है वो उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। वो पता ऐसे चला कि कोलीफॉर्म नाम की एक बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाई जाती है। जब इस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का अमाउंट, मतलब इनकी मात्रा जब पानी में ज़्यादा हो जाती है, तो ये माना जाता है कि उस पानी में बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जितने ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उतनी ज़्यादा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया देखने को मिलेंगी। सो दिस कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इंडिकेटेड दैट द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा इज़ बिकमिंग वेरी पुअर। और तब जाके गवर्नमेंट की आँख खुली और उसने जो है एक गंगा एक्शन प्लान नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया 1985 में, और तब से ये प्रोजेक्ट चला। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट कि आज भी पानी बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाया है। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट की बात हुई, इंटरनेशनल एजेंसीज़ की बात हुई। आप अपनी तरीके से किस तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास भी कई सारे काम हैं, सो दैट यू कैन सेव योर इन्वायरमेंट एट इंडिविजुअल लेवल। और ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट 5 R's। व्हाट आर द 5 R प्रिंसिपल? ये 5 R क्या हैं और इनका इस्तेमाल करके आप इंडिविजुअल लेवल पे कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट R रिफर्स टू रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब क्या है कि आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मत खरीदिए या ऐसी चीज़ें को एक्सेप्ट मत कीजिए जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप प्रोडक्ट खरीदते भी हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को रिफ्यूज़ कीजिए जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स। सबसे पहला काम कि उन प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज़ कीजिए जो आपके इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाता है, जिसमें कि एक जनरल सी बात है प्लास्टिक बैग्स, जो कि नॉर्मली आप वेजिटेबल्स या फिर नॉर्मल सामान खरीदने के लिए आप शॉप से इस प्लास्टिक को लेते हैं। और ये सबको मालूम है दैट दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो इस वजह से हमें इन प्लास्टिक कैरी बैग्स का रिफ्यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से पहला आप काम कर सकते हैं कि जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं एज वेल एज जो प्रोडक्ट्स आपके इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, उनको आपको लेने से इनकार करना है। द नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस। रिड्यूस मतलब आप जो सुविधाएं ले रहे हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो आप सबको मालूम है कि वो डैम से बनती है। तो हमें उन इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है
उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तभी हमें उसका यूज़ करना चाहिए। आमतौर के जिसके घरों में असल मीटर न लगे हों बिजली के, जिनके घरों में बस फ्री का बिजली चलती हो, उनके घरों में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, फैंस हैं, मोटर है, कूलर है, फ्रिज, टीवी, मतलब सारे के सारे एक साथ लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पे नहीं करना है। और वो बहुत ज़्यादा जो है उन घरों में इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। कुछ हद तक जहाँ पे सही तरीके से बिल देनी होती है वहाँ पे लोग मैनेज करके चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि पैसा लगता है इस वजह से, न कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए। तो ये जो हमारी टेंडेंसी है कि दैट जो हमें फ्री का मिल रहा है उसको इतना ज़्यादा यूज़ करें कि बस हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, या हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस मेंटालिटी को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की ज़रूरत है। डे लाइट, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दिन में भी जो है अपने कमरे में का बल्ब जो है ऑन रखते हैं, भले ही सनलाइट उसके अंदर आ रही हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अननेसेसरी लाइट्स और फैंस को हमें स्विच ऑफ करना चाहिए। कहीं पे आपका वाटर टैप लीक कर रहा है तो हमें उस वाटर टैप को रिपेयर कराना चाहिए, सो दैट जो वाटर का जो वेस्टेज है वो ना हो। हमें खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। शादियों का जो सीज़न होता है उसमें अगर आप देखें तो जो डस्टबिन होती है उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारा खाना जो है वो वेस्ट के तौर पे फेंका जाता है। स्टार्टिंग में लोग जल्दी जल्दी खाने के पर्पज़ से इतना सारा कुछ रख लेते हैं प्लेट में, सोचते हैं कि सारा चीज़ वो खा ले जाएंगे, लेकिन एट लास्ट पता चलता है कि नाउ एनफ, वो अब नहीं खा सकते और फाइनली वो उसको थ्रो आउट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमको रिड्यूस करना है। द नेक्स्ट वन इज़ द रीयूज़। हमें रीयूज़ की टेंडेंसी को अपनाना है। ये एक सोसाइटी प्रॉब्लम भी है। जो लोग चाहते भी हैं कि कोई चीज़ को वो रीयूज़ कर लें, तो सोसाइटी में एक पैटर्न चला हुआ है कि आपको लोग कंजूस मान लेंगे, आपका लोग मज़ा उड़ाने लगेंगे कि ये देखो पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहा है, इसके पास नई चीज़ नहीं है। तो इन मेंटेलिटी को भी हम अपनी सोसाइटी से हमको इरेडिकेट करना है, इसको हटाना है। तो हमें रीयूज़ की टेंडेंसी को अपनाना होगा, क्योंकि ये रिसाइकलिंग से भी बेहतर होता है, क्योंकि रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी कुछ एनर्जी का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप रीयूज़ स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप बस सिंपली चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करते चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा है, आप सबको मालूम है कि पेपर जो है वो ट्री के पल्प से बनता है। सो जो इन्वेलप्स होते हैं, अगर आप इन्वेलप्स का इस्तेमाल करते हैं तो इन्वेलप के एक साइड पे अगर आपने कुछ लिखा तो फिर वो इन्वेलप जो है वो सोसाइटी में बेकार मान लिया जाता है और लोग उस इन्वेलप को फेंक देते हैं। सो इट्स बेटर टू रिवर्स दैट इन्वेलप। इन्वेलप को दूसरी तरफ से आप लिख के उससे काम चला सकते हैं, रेदर दैन कि उसको फेंकने के बजाय। हमें प्लास्टिक बॉटल्स, जिसमें कि आप जैसे कि जैम वगैरह, अचार वगैरह का जो प्लास्टिक बॉटल्स ख़रीदते हैं मार्केट से, ख़त्म हो जाने के बाद उन बॉटल्स को फेंकिए नहीं, बल्कि उनमें से कुछ चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं अपने किचन के लिए। आप उस प्लास्टिक बॉटल में अपने किचन का सामान रख सकते हैं, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप भी अपने मन में सोचिए कि क्या क्या चीज़ें और आप रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द रीपर्पज़। रीपर्पज़ मीन्स, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया, तो जिस पर्पज़ के लिए आपने वो प्रोडक्ट लिया था, अब अगर आपको लगता है कि वो पर्पज़ अब वो प्रोडक्ट नहीं सॉल्व कर सकता है, तो फेंकने से पहले आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए कि वो प्रोडक्ट अब जो आपका पर्पज़ था अगर वो नहीं सॉल्व कर पा रहा, तो ये किस और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से क्रॉकरी के प्लेट्स होते हैं, कप्स होते हैं, इनको जो है आप जब फूट जाते हैं तो आप इसको फेंक देते हैं। तो उसका एक तरीका हो सकता है कि जो कप्स हैं थोड़ी लार्ज साइज़ में हैं, उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए एक छोटे छोटे प्लांट्स को लगाने के लिए, या फिर चिड़ियों को खिलाने के लिए कुछ पानी डाल दीजिए उसमें,
फीड करने के लिए चिड़ियों को। तो मतलब ये एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट्स अब उसका जो प्राइमरी यूज़ था वो अगर नहीं रह गया है तो उसका सेकेंडरी यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये टेंडेंसी भी हमें डेवलप करनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ द रिसाइकिल, जो कि आप सबको मालूम है कि इन सब के बावजूद भी अगर हमें कुछ नहीं समझ आता है तो हमें बेहतर है कि हमें अपना जो प्लास्टिक है, पेपर है, ग्लास है, मेटल है, इन सबको हमें रिसाइकिल करना चाहिए सो दैट कि इन वेस्टेज से हम कुछ एक नया प्रोडक्ट बना सकें। एक नई प्लास्टिक, नया पेपर, नया ग्लास या फिर मेटल जो है बनाने से बेहतर है कि हम ये जो यूज्ड चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करके इनसे कुछ नए प्रोडक्ट्स को हम बना लें। सो रिसाइकिल की प्रैक्टिस तो ऑलमोस्ट हर कोई करता ही है क्योंकि उसमें पैसे मिलते हैं। वो रैक पिकर्स को आप लोग बेच के कुछ पैसे पाते हैं, तो ये टेंडेंसी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, बट फिर भी इसमें अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो रिसाइकिल करने से पहले हमें अपने जो वेस्ट हैं उनको अलग कर लेना चाहिए कि कौन से मटेरियल रिसाइकिल लायक हैं और कौन से रिसाइकिल लायक नहीं हैं, और उसको सेग्रीगेट करने के बाद हमें उन सब्सटेंसेस को, उन प्रोडक्ट्स को रैक पिकर्स को दे देना चाहिए सो दैट कि रिसाइकिल जो प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हो सकें। एक चीज़ और कि जहाँ तक हो सके जो आप कॉपीज़ ख़रीदते हैं वो फ्रेश पेपर की आप ना ख़रीदें, क्योंकि फ्रेश पेपर में फ्रेश वुड पल्प लगेगा, और अगर आप रिसाइकिल्ड पेपर मीन्स अपनी रफ़ कॉपी ख़रीदते हैं तो आप क्या करेंगे, आप उस एक जो फ्रेश पल्प का यूज़ है उसको आप कम कर देंगे और इन्वायरमेंट में बचाने का अपना एक सहयोग आप कर सकते हैं। So this is all for today. We will do the rest part of this chapter in the next video. Thank you.